मेरा खुद का बहुत एक्सपीरियंस रहा है जेलों का। 13 लोगों ने टनल बना के वो जेल से निकले थे। जेलर के कान में बात करेंगे, सर वो वाला बंदा जो है भागने की प्लानिंग बना रहा था। एक आदमी के पास एक पिस्टल है जेल के अंदर और एक मोबाइल फोन है। आपके लिए ज्यादा डेंजर कौन सा वेपन है? खुंदक अपनियों के बीच में जेलर को डाल के जेलर से उसकी पिटवाई लगवा देंगे। मैं उनको ये बोलूँगा, उन्होंने जेल की पिटाई देख ली तो पुलिस की पिटाई भूल जाएंगे एक बार तो सर। जेल में काफी अत्याचार होते थे दूसरे प्रिजनर्स के ऊपर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास देखने की? किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसका सामना कर सके। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जिनको उठा के लाना पड़ता है सर, वो 4 दिन तक तो चल नहीं पाते। HSMD, एक्सरे मशीन, फिर भी कैसे नशा अंदर तक जाता है सर। और जेल स्टाफ पैसे लेने के लिए चले जाते थे। गैंगस्टर के पास अगर मोबाइल आ गया तो पूरे शहर को हिला के, पूरे देश को हिला के रखता। कि एक गैंगस्टर तो जेल के अंदर ही दूसरे गैंगस्टर को शूट आउट कर देता है सर। अगर इसको हम जेल में दाना डालेंगे, इसकी बेल करवा देंगे, इसको अच्छा खाना देंगे। मेरे जीवन में ऐसी जेल ही नहीं थी जहाँ करप्शन नहीं सर। अगर देश के प्रधानमंत्री को भी डर लगेगा ना सर, तो ईमानदार व्यक्ति से डर लगेगा। मोबाइल फोन का जो उन्होंने ट्रैक किया, उसके बेस पर उन्होंने और बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा है। लेकिन फिर भी इस देश में हत्याएं बंद नहीं हुई, रेप बंद नहीं हुए, अत्याचार बंद नहीं हुए। कि अगर मुंशी और नंबरदार ना हो या सेवादार ना हो, हम जेल चला ही नहीं सकते। तिहाड़ से सर चार्ल्स सोबरास जैसा आदमी निकल जाता है सर। जब रक्षक ही भक्षक बन रहे। एक बार फिर लक्की बीस अनकट पॉडकास्ट में, एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़, जहां हर दीवार के पीछे एक डरावनी कहानी छुपी है। आज एक ऐसे जेलर जिन्होंने 35 साल ऐसे पलों को जिया है जिनके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। रंगा बिल्ला से लेकर अफजल गुरु की फांसी तक कुख्यात अपराधी हर रोज इनके सामने, और उन्होंने बोला कि जेल सिर्फ सजा के लिए नहीं है बल्कि सुधार के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। और ब्लैक वारंट जैसी चर्चित किताब के लेखक और नेटफ्लिक्स के चेहरे और हमेशा सुधारवादी सोच के प्रतीक हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सुनील गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकट पॉडकास्ट में, और आपने अपना वक्त दिया सर। थैंक यू। तो सर सवाल तो बहुत हैं, मैंने कहा शुरू करते हैं सर। कि सबसे पहले सर देखो, जेल का नाम आती तो एक आम आदमी मतलब सोच भी नहीं सकता। तो शायद जब आप पहली बार आपको लगा यार मुझे एक तिहाड़ के अंदर गए आप, तो पहली बार कैसा फील हुआ सर? क्योंकि एक अलग दुनिया, वो एक डिफरेंट दुनिया। तो पहला दिन कैसा था सर? जब मैं जेल की नौकरी के लिए सिलेक्ट हुआ, फिर मैं जेल पे ज्वाइन करने के लिए गया, तो बहुत अच्छा लगा। पहले जैसे ही मैंने गेट पे एंट्री मारी तो मेरे को बट सल्यूट जो है उसने राइफल के साथ दिया। मैं 7वें आसमान पे था। उसके बाद जैसे हमने बॉलीवुड में देखा हुआ है, बॉलीवुड में दिखाते हैं कि बड़े बड़े कैदी हैं, लंबे लंबे मूंछों वाले कैदी हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो मैं कुछ वैसा ही इम्प्रेशन लेके गया था कि जेल वैसी होगी। तो पर जब जेल में, मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, जेल के जब अंदर घुसा तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो बड़े लंबे चौड़े लोग थे वो कोई दिख ही नहीं रहा था। वहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे थे जिन्होंने अपने प्राइवेट कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल हमारे आपके जैसे जो है वो थे। तो मैंने कहा ये समथिंग मिसिंग है, शायद जेल और कहीं आगे है। अभी मैं रियल जेल में गया नहीं। उसके बाद फिर जेल का जो दिल होता है उसको कहते हैं चक्कर, जो जहाँ से सारा कंट्रोल होती है जेल। फिर वहाँ गया, वहाँ पे भी उन्होंने सलूट मारी जो वहाँ पे चीफ हेडवार्डर वगैरह थे। फिर उन्होंने जलजीरा पिलाया, मुझे याद है जलजीरे का गिलास लेके आए, वो उसने पिलाया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा जेल के अंदर जलजीरा मिलता है। तो जलजीरा पिया। फिर मैंने पूछा उनसे, जो उस टाइम पे चक्कर मुंशी थे। चक्कर मुंशी की पोस्ट बाद में मुझे पता लगा कि मोस्ट पावरफुल होती है। तो चक्कर मुंशी से पूछा मैंने कहा जेल कहाँ पे है? कहते ये जेल तो है। मैंने कहा कैदी नजर नहीं आ रहे? कहते सारे कैदी हैं, जितने भी आपको पर्सनल कपड़े पहने हुए ये अंडर ट्रायल हैं। बाकी जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, अपने घर के कुर्ते पजामे सफ़ेद पहने हुए हैं, वो कन्विक्ट हैं। तो उस दिन वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य वाला दिन था कि मैं जो जेल का एक इम्प्रेशन लेके गया था कि बड़े बड़े खतरनाक लोग होते होंगे, और वहाँ तो सारे हमारे आप जैसे बंदे थे। तो ये देख के लिए बहुत ही मैं उस दिन अचंभा मुझे हुआ। और ये मेरा जेल का फिर मैंने चार्ल्स सोबराज को देखा। अब देखें, जीने का जज्बा होना चाहिए। और
अगर आपको जीने का जज्बा है, जीने का तरीका आपको आता है, तो आप सब जगह बहुत अच्छे तरीके से जी लेते हैं। तो मैं जब पहला दिन था, अभी जेल के अंदर नहीं गया था, हाँ, अभी जेल की ड्योढ़ी में था, तो मैंने एक आदमी को देखा कि जिसने सूट बूट पहना हुआ है और वो आ रहा है। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। मैंने सोचा शायद कोई जेल का अफसर है, क्योंकि मेरी जेल की एक इमेज ही दूसरी बिल्कुल थी। बिल्कुल सर। मेरी इमेज तो ये थी कि वो बड़े बड़े मूंछों वाले कैदी होते हैं, खतरनाक कैदी होते हैं। तो मैं खड़ा हो गया, तो उसने मेरे से पूछा कि आर यू न्यू रिक्रूट्स? मैंने कहा या आई एम न्यू रिक्रूट्स। फिर जब उसने अंग्रेजी में बात की तो मैं तो समझ गया पूरा बिल्कुल अफसर है। हाँ, तो बाद में उसने मुझसे पूछा कि इज ही क्रिएटिंग एनी ऑब्स्टेकल्स इन ज्वाइनिंग? मैंने कहा या ही हैज टोल्ड मी टू वेट आउटसाइड। तो ये क्या हो, चार्ल्स सोबराज ने मुझे कहा ओके गिव मी योर दिस अपॉइंटमेंट लेटर। सो मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। कुछ देर में वो मेरी ज्वाइनिंग लेटर लेके मेरे पास वो आ गया। और मुझे फिर अगले दिन जब मैंने जेल के अंदर एंटर किया, तब मुझे पता लगा कि ये चार्ल्स सोबराज था, जिसका कि नाम हम अखबारों में पढ़ते थे। क्योंकि ये चीज़ आपको बड़ी अजीब सी लगती है कि जिसको आप टीवी पे देखते हो या अखबारों में जिसकी फ़ोटो देखी हो और वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो और आपसे बातचीत कर रहा हो, तो वो अपने में अलग एक एक्सपीरियंस था। सर देखो कि जैसे मेरा खुद का बहुत एक्सपीरियंस रहा है जेलों का, तो जेल मेरी नज़रों में, या भारत सरकार बोलती है सुधार घर है सर, कि जेल सुधार घर है। अगर मैं ये कहूँ सर, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे हैं हिंदुस्तान के, मैं ये बोलूँ कि जेल से ज़्यादा करप्शन ही कहीं नहीं है सर। अगर नहीं, मैं ऐसा नहीं कि कहीं पढ़कर बता रहा हूँ सर, मेरा एक्सपीरियंस रहा है 11, एक जगह हो सकता है गलत हो कि मैं पहले जेल के अंदर गया, मुझे लगता है यार कि यार पहले जेल में मेरा एक्सपीरियंस गलत था, हो सकता है यहाँ के जो भी स्टाफ लोग हैं ये करप्ट हैं। मैं दूसरी में जा रहा हूँ, वो भी ऐसी, तीसरी में जा रहा हूँ, चौथी में जा रहा हूँ, तो मुझे सर मेरे जीवन में ऐसी जेल ही नहीं दिखी जहाँ करप्शन नहीं सर। मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब हम ये मेरे को 85 या 86 की बात है, उन्होंने एक सर्वे किया था गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने कोई 30-35 डिपार्टमेंट लिए थे ये देखने के लिए कौन सा मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। तो उसमें आपको हैरानी होगी कि जेल 18वें 19वें नंबर, बहुत पीछे था। अच्छा। और जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखें अगर बाहर करप्शन है, जेल के बाहर करप्शन है, तो जेल में करप्शन होगी। बिल्कुल एक गार्बेज डंप है सोसाइटी का जो वहाँ पे आया है। बिल्कुल सर। कई सारे अफसर भी ऐसे होते हैं जिनको कि वहाँ पे आपने एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग आपने की होती है, तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे। पर मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, बिल्कुल मेरी पर्सनल इसमें उसकी बनाई हुई स्टैटिस्टिक्स हैं। जेल में 30% स्टाफ जो है आपको बिल्कुल ईमानदार मिलेगा। लेकिन वो भारी मिलते हैं सर, उनको अंदर आने नहीं देते, उनको गेट के अंदर नहीं आने देंगे, वो भारी ड्यूटी रहेगी सर उनकी। 30%, चलो जो भी आप जैसे भी कहो, 30% स्टाफ आपको ईमानदार मिलेगा। आपको 30% स्टाफ किसी और डिपार्टमेंट पे इतना ईमानदार नहीं मिलेगा जो जेल मिलेगा। इसके अलावा 30% आप कह रहे हो हाईली करप्ट है, वो जो कि मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। 40% लोग जो है निखद्दड़ है। ये जो निखद्दड़ का जो एक वो है परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। निखद्दड़ ऐसे होते हैं कि जो जिनको कोई कामकाज नहीं आता, पैसे के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ समझ भी नहीं है उनको। तो 30% जो ईमानदार है, जो एफिशिएंट है, उनकी वजह से आप लगाओ जेल चल रही है। और आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है कि बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं फिर अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप पुलिस के साथ इसको कंपैरिजन करोगे, पुलिस में जहाँ 90% करप्ट होंगे, यहाँ पे आपको 70% मिलेंगे। मतलब उससे परसेंटेज काफ़ी कम है। तो सर जैसे जेल के अंदर क्या है, बड़े बड़े लोग ऑपरेट करते हैं। एक क्या होता है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स को मैंने देखा, जो जेल के अंदर, वो नए लड़का कोई भी आया, अंडर ट्रायल वाला है, उसको वॉच कर लेते हैं उसको। तो नए लड़के से काम करवाना, चीज़ें करना, उन्हें लगता है लड़का 20-25 दिन 15 दिन में छूट जाएगा, तो उसको सुविधाएं भी दे देते हो। तो एक नए लड़के को लगता है यार भाई तो यहाँ बढ़िया तरीके से रह रहा है, 20,000 के जूते पहन रखे हैं उसने, बढ़िया 10,000 का ट्रैक सूट। तो लड़के के अंदर पहली बार क्या आता है कि यार नहीं ये लाइफ है असली। तो कैसे ये लोग नए लड़के को वो करते हैं सर, ट्रैप करते हैं। तो ये भी जेल के अंदर चलता है, लेकिन ये बिना उन 30% करप्ट लोगों की बिना मतलब साज घाट के नहीं चलेगा सर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक बहुत बड़ा रेशियो भी होता है कि एक छोटा लड़का जब क्राइम करके जाता है और उसको सारी सुविधाएं अंदर मिल जाती हैं, उसको फिर जेल लगती ही नहीं है सर, उसको लगता है कुछ भी नहीं है सर ये। लेकिन जब वो असली में फंसता है
तब उसको पता चलता है अब तो मेरे को उम्र कैद हो गई है, भाई लोग आप मुझे नहीं देखेंगे। तो आने वाला यूथ इसको नहीं समझ पा रहा है सर। जी, इस देखें क्या होता है हाँ। कि जो जेल की ड्यूटी है, हम्म, सबसे पहली ड्यूटी जो जेलर की होती है वो होती है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी, कि कोई किसी प्रिजनर को नुकसान ना पहुंचाए, कोई मारे नहीं, पीटे नहीं। सबसे पहली सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। दूसरा जेलर का जो फंक्शन होता है वो है कि आप उसको एक मिडिल क्लास जो फैसिलिटीज़ होती है वो जेल के अंदर आप देंगे। इसलिए कई लोग कहते हैं कि क्योंकि ज़्यादा तो झुग्गी झोपड़ी क्लास है जो जेल के अंदर होती है, 85% लोग जो है जेल के अंदर ऐसे होते हैं जो कि स्लम क्लस्टर या लो इकोनॉमिक स्टेटा ऑफ द सोसाइटी से जो आते हैं, जिसमें कि 1 लाख रुपए साल की जो है आप कह लो जिनकी इनकम है, 8,000 रुपये महीने की इनकम है, ऐसे लोग होते हैं 85%। तो और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मिडिल इनकम ग्रुप वाली हमने फैसिलिटी देनी होती है। तो कई लोग कहते हैं कि इनको जो घर में ये फैसिलिटी नहीं मिलती वो आप यहाँ दे रहे हो तो ये जेल छोड़ के क्यों जाएंगे। ये इस बात पे मैं बाद में आऊँगा। तीसरा फंक्शन जो है हमारा जेल का है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। ये जो रिफॉर्मेशन का जो फंक्शन है ये काफ़ी लेट हमारे इसमें ऐड हुआ है, पर अभी भी ज़्यादातर जेलर जो है अपनी ड्यूटी ये समझते हैं, वो कहते हैं जेल से कोई भागे नहीं, जेल में कोई मरे नहीं, तो हमारी जेल बहुत अच्छी चल रही है। रिफॉर्मेशन वगैरह के लिए वो खुद अकाउंटेबल नहीं होते, पर अब धीरे धीरे रिफॉर्मेशन के लिए भी जेलर को अकाउंटेबल किया जा रहा है। उसकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती हैं उसमें लिखा जाता है कि इसका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उसको नंबर मिलते हैं और उसकी सीआर जो है आउटस्टैंडिंग या एक्सीलेंट जो भी है उसी के हिसाब से बनती है। तो ये उनकी ड्यूटी अब बन गई है कि जो प्रिजनर है जेल में आया है उसको जो है रिफॉर्म करे। अच्छा, इसके अलावा जो है जो बहुत बड़ी ड्यूटी होती है वो ये है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं उनको जो है हैबिचुअल ऑफेंडर से दूर रखना। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जैसे जेल में आया, हैबिचुअल ऑफेंडर जो है वो कोशिश करते हैं कि एक रिक्रूट करने की उनको जगह में वो उसी की बात कर रहा था। तो वो अगर उनके साथ कांटेक्ट में आ गए, उनको कोई लड़का लगा कि वाकई हमारे मतलब का है, अगर इसको हम जेल में दाना डालेंगे, इसकी बेल करवा देंगे, इसको अच्छा खाना देंगे तो ये हमारे बाद में काम आ सकता है, तो वो लोग जो हैबिचुअल प्रिजनर है वो उसकी बेल भी करवा देंगे, उसको खाना भी अच्छा देंगे, जेल में सारी सुविधाएं अच्छी देने की कोशिश करेंगे। तो जेल प्रशासन का ये फर्ज होता है कि जो हैबिचुअल प्रिजनर है उनको कैजुअल प्रिजनर के बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना आने दें। कांटेक्ट में आने के, जेल के अंदर तो कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, उसके बाद जैसे कोर्ट में जाते हैं तब कई बार कांटेक्ट में आ जाते हैं, ड्यूटी में जब जाते हैं मुलाकात करने के लिए जाते हैं तब कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि उनको उनके कांटेक्ट में ना आते हैं। देखें जो कैजुअल प्रिजनर होते हैं करीब करीब 70% जो कैजुअल प्रिजनर होते हैं विद इन 6 मंथ ऑफ देयर अराइवल वो छूट जाते हैं। खाली 30% होते हैं जो मर्डर, रेप या ऐसे हीनियस ऑफेंसेस में वो रह जाते हैं। 70% जेल में आने के 6 महीने के अंदर अंदर छूट जाते हैं। तो इसलिए जेलर की ये बहुत सेंसिटिव ड्यूटी है कि वो इनको कांटेक्ट में ना आने दे, ताकि एक नेक्स्ट जो अपराधी है वो बनने से रोका जा सके। सर जैसे मैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा, 35 साल का एक्सपीरियंस, मैं आपसे पूछूं कि सर एक आदमी के पास एक पिस्टल है जेल के अंदर और एक मोबाइल फ़ोन है, आपके लिए ज़्यादा डेंजर कौन सा वेपन है? एक बड़ा गैंगस्टर जिसको आपको कैसे आपके इन्फॉर्मर ने दे दिया कि सर उसके पास पिस्टल आ गई है जेल के अंदर, या उसके मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हथियार कौन सा है सर? देखें इसमें दोनों का कंपैरिजन नहीं है। वैसे दोनों ही चीज़ें रोकनी चाहिए, पर अगर आप कह रहे हो कि इन दोनों में से एक का, नेचुरली पिस्टल जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि पिस्टल आप दिखा के आप तो जेल से भी भाग सकते हैं। किसी को आप हिजैक करके आप किसी को बंद करो, जेल स्टाफ को हाईजैक करो और अपना भाग जाओ, क्योंकि आपके हाथ में पिस्टल है। तो पिस्टल बहुत खतरनाक चीज़ है, मोबाइल भी खतरनाक चीज़ है, पर मोबाइल की 2 चीज़ें होती हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, आपने तो राव वगैरह में काम किया और कई जगह काम किया हुआ है, कई बार जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेटिव जानबूझ के भी छोड़ते हैं सर। अरे हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। उनको इससे फ़ायदा होता है, उनको ये पता लगता है कि ये बंदा किस से बात कर रहा है, वो पूरी कॉल को ट्रैक करते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उसके पास मोबाइल है, वो
और वो सारी और उसे ट्रैक करके information बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि उन्होंने उसकी मोबाइल फ़ोन का जो उन्होंने ट्रैक किया उसके बेस पे उन्होंने और बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा है। बिल्कुल सर। तो नेचुरली पिस्टल जो है वो तो बहुत ही खतरनाक है और मोबाइल भी खतरनाक है मोबाइल से, क्योंकि आप एक किसी की किलिंग भी करवा सकता है सर, किसी अपने की लोगों किलिंग से। भी करवा सकते हैं आप। पूरे शहर का जो है, बिल्कुल। देखिए जेलें क्या होती हैं, जेलें आईना होती हैं शहर का, हम्म, जो भी वो डिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कानून कहता है कि एक जेल होनी चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट का जेलें जो है आईना होती हैं। अगर आपकी जेलों में चीट्स ज़्यादा है तो उसको कहते हैं सिटी ऑफ चीट्स, ठग ज़्यादा है तो सिटी ऑफ ठग्स, अगर मर्डर ज़्यादा है तो सिटी ऑफ मर्डर कहते हैं। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली को सिटी ऑफ चीट्स कहते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो आपको कभी उम्मीद मत करना कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेटे ने भी ले ली हो वो भी पैसे वापस नहीं, जिसको भी आपने दे दिए तो आपको पैसे वो वापस नहीं करेगा। इसलिए चीटिंग के केस में जो मेरा अपना अनुमान है, चीटिंग के केस में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, हालांकि उसमें बेल हो जाती है, पर काफ़ी सारे केस, बहुत सारे केस, मतलब जो मैक्सिमम केस मैं कहूँगा चीटिंग के होते हैं, जिसमें आते और जाते रहते हैं कैदी। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे मैं, कि इतनी सिक्योर तिहाड़ से, मुझे एक कहते हैं कि एशिया में सबसे सिक्योर जेल तिहाड़ से सर चार्ल्स ओबराय जैसा आदमी निकल जाता है सर। मतलब एक आदमी, चाहे वो लोग कहते हो कि जानबूझ के निकला, फिर उसने अपने आप को दोबारा पकड़वा दिया कि उसको थाईलैंड में डिपोर्ट करना था, थाईलैंड में उसको सजाई मौत मिलती, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है निकलना सर। एक आदमी जेल से निकला है सर, इसको आप, अगर इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल से अगर आदमी निकल गया एक आदमी, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, कोई अगर निकलेगा नहीं तो आप सुधार कैसे करोगे? हमारे जेल में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जेल में सुधार तभी हुए हैं जब कोई ट्रेजिडी हुई है। मुझे याद है 1976 में 13 लोगों ने टनल बना के वो जेल से निकले थे, भागे थे। तो उसके बाद इन्होंने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस वगैरह ये बुलाई थी। जब चार्ल्स ओबराय भागा 1986, मतलब एग्जैक्ट आप लगा लें 10 साल के बाद, तो उसके बाद जो है इन्होंने चार्ल्स ओबराय के भागने के बाद जो है वहाँ पे एक तो बाहरी जो फोर्सेस थी, सीआरपीएफ को लेके आए, आईटीबीपी को लेके आए, कई सारी फोर्सेस हैं, उनको जो लेके आए, पेरिफेरल सिक्योरिटी को इन्होंने मजबूत किया। और जेल स्टाफ की इतनी कमी थी, करीब करीब हमारे यहाँ 40% पोस्टें 1986 में खाली पड़ी थी, और हमारे बहुत सारे प्रपोजल थे। उस टाइम पे हमारी जेल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती थी। बहुत सारी पोस्टें हमारी खाली पड़ी थी, जो कि हम बार बार कह रहे थे कि हमें पोस्टें दो, नई पोस्टें दो, और जो खाली पद हैं उनको भरवाओ। तो जैसे ही चार्ल्स ओबराय भागा तो आप देखो जितनी पोस्टें हम उनसे मांग रहे थे उससे ज़्यादा पोस्टें मिल गई, सब मिल गई, उससे ज़्यादा मिल गई, और जितनी हमारी रिक्त पद पड़े थे उनको भरवाया। तो हर एक ट्रेजिडी के साथ जो है रिफॉर्म भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब टनल एस्केप हुआ तो उसके बाद हमारे को तमिलनाडु स्पेशल पुलिस मिली, चार्ल्स ओबराय एस्केप हुआ, उसके बाद हमारे पास काफ़ी स्टाफ आ गया। उसके बाद शेर सिंह राणा जब भागा तब हमारी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई, नए नए इक्विपमेंट्स जेल में आ गए। ऐसे ही जब राजन पिल्लई मरा उसके बाद इतने डॉक्टर आ गए, पहले कहाँ 13 डॉक्टर होते थे, फिर 113 डॉक्टर हो गए। तो ये सब चीज़ें ट्रेजिडी के साथ रिफॉर्म जुड़े हुए होते हैं। तो चार्ल्स ओबराय जो भागा, इवन दो दैट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, पर उसके बाद जो है रिफॉर्म्स भी हुए। देखिए क्या होता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, खासकर जो हैबिचुअल प्रिजनर्स होते हैं, उनकी हमेशा नेगेटिव मेंटालिटी होती है। उनके लिए होता है कि किस तरीके से जेलर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और फिर जेलर ऐसा होना चाहिए जो कि उससे आगे सोचे। अगर उससे आगे नहीं सोचेगा तो फिर वो जो प्रिजनर है वो अपना रास्ता बना जाएगा, जैसे चार्ल्स ओबराय ने बनाया। तो इसीलिए जो भी मतलब ये इसमें ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ताकि आप जो प्रिजनर की सोच है उससे आगे रहें। अगर आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं दोगे तो आपकी ये चीज़ें होती रहेंगी, जिसको कि आप रोक नहीं सकते, आप हमेशा बदनामी के कारण बने रहोगे। मैंने तो जेल में देखा सर, सपोज एक बैरिक के अंदर 100 लोग हैं, तो 100 लोग तो सर 100 में से 95 जेलर सर के लिए काम कर रहे होंगे। देखो मतलब उसको भी नहीं पता होगा, एक को बोल दिया तुझे इस पर नज़र रखनी है, उसको बोला तुझे इस पर मतलब एक उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ये सही बोल रहा है। मतलब
95 लोग, मतलब उनको ये नहीं पता कि हमारे पीछे भी इन्फॉर्मर लगे हुए हैं पूरे के पूरे, हर रोज रिपोर्ट देना सर चीज़ें। और उस बैरिक में 5 ही ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल वो हैं, जो मतलब जिनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन 5 लोगों पर 95 लोग नजर रख रहे हैं सर। देखिए क्या होता है, हाँ, जेल में मुंशी और नंबरदारी सिस्टम होता है, बिल्कुल। जो कि बड़ा सक्सेसफुल है। मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके सामने कि अगर मुंशी और नंबरदार ना हो या सेवादार ना हो तो हम जेल चला ही नहीं सकते। जेल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये लोग ना हो। कोई भी, जैसे सपोज रात को किसी बैरक में झगड़ा हुआ, बिल्कुल। हमारा कानून ये कहता है कि अगर झगड़ा होता है, जो हमारा स्टाफ है वहाँ पे अगर वो नहीं संभाल पा रहा तो एक होटर बज जाएगा, अलार्म बज जाएगा। अलार्म बजने पे सारे स्टाफ की वहाँ पे जैसी हालत में अपने घर में है वो वहाँ पहुँचेंगे। और तिहाड़ में तो बड़े होटर बजते थे, बड़े अलार्म होते थे। तो अलार्म आज की डेट में बहुत कम बजते हैं। क्यों बहुत कम बजते हैं? क्योंकि जो मुंशी, सेवादार और जो नंबरदार हैं, ये जाके पहले ही जो भी सिचुएशन होती है ये संभाल लेते हैं। मतलब अगर ये सिस्टम ना हो और जेल स्टाफ को अगर रात को बैरक खुलवा के अंदर जाके करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये बैरक के जो अंदर होते हैं या जिनको आप इन्फॉर्मर कह रहे हैं, ये लोग पहले ही जाके जो भी बात होती है उसको संभाल लेते हैं। और जब जेलर साहब आते हैं, अगर अलार्म बज भी गया तो सब कुछ ठीक हुआ होता है। तो इसमें आपने शायद शोले पिक्चर देखी होगी। हाँ, देखी बिल्कुल, है ना। शोले पिक्चर में उसमें वो था एक नाई इन्फॉर्मर होते हैं। तो मुझे भी ये देख के ना बड़ा हैरानी हुई कि जिससे भी मैं बात करता था बाहर, वो इंजीनियर था, मैं उससे पूछता तेरे को क्या काम दे, कहते नाई का काम दे दो। मैं कहता यार नाई का काम क्यों, तू तो इंजीनियर है। कहता नहीं सर, मैं थोड़ा कटिंग भी जानता हूँ, मैं जाति से बार्बर हूँ, मैं कटिंग भी जाता हूँ, ये कर लूँ। मतलब नाई के काम की जो है काफ़ी डिमांड होती थी। तो फिर मुझे समझ आया कि नाई का जो बार्बर का जो काम करते हैं ये लोग, जब मैंने शोले पिक्चर देखी फिर मेरी बात, जो मेरी धारणा थी वो पक्की हो गई। ये लोग कटिंग करते हैं, जब जेलर की कटिंग कर रहे हैं तो जेलर के कान में बात करेंगे, सर वो वाला बंदा जो है भागने की प्लानिंग बना रहा था, या वो वाला बंदा था वो सर आपको बड़ी गालियाँ निकाल रहा था। खुंदक उनकी अपनी होगी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल खुंदक अपनी होगी, बीच में जेलर को डाल के जेलर से उसकी पिटवाई लगवा देंगे। या वो खुद एक्सटॉर्शन उनसे करना चाहते होंगे, जब पिटाई लग जाएगी फिर तो एक्सटॉर्शन आराम से हो जाएगी। तो अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो जैसे आप बार्बर का काम कर रहे हैं तो आप जिसकी भी मालिश करेंगे, सिर की मालिश करेंगे, तेल मालिश करेंगे, तो आपको पैसे देगा। तो इसलिए बार्बर जो है ये बड़े पॉपुलर होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। तो ये तो है ही। बाकी जो हमारा सिस्टम है, जो नंबरदारी का सिस्टम है, हालांकि तिहाड़ में नंबरदार सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। नंबरदार आप उसको कहते हैं जो कि पब्लिक, जो कैदियों को जिनको आप पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दे दिया, उनको आप नंबरदार कहते हैं। तो नंबरदार जो होते हैं, हमने तिहाड़ में देखा कि इन नंबरदारों की वजह से जेल में काफ़ी अत्याचार होते थे दूसरे प्रिजनर्स के ऊपर। एक्सटॉर्शन के रैकेट चलते थे नंबरदार की उसके साथ। क्या होता था कि जेलर ने, कोई भी पैसे वाला प्रिजनर आया तो जेल के अंदर जैसे जेल होती है ना, उस खतरनाक प्रिजनर के को कह देते थे इसको मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, तो इससे जितना एक्सटॉर्ट कर सकते कर ले, आधा आधा बांट लेंगे, या मेरे को ज़्यादा दे दो। तो अब आपस में उनका परसेंटेज होता था। तो ये चीज़ अनफॉर्चुनेट है कि जब रक्षक ही भक्षक बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जेल के अंदर मतलब जो एक हैबिचुअल प्रिजनर है, जो गैंगस्टर है, आपने उसके हवाले जब किसी पैसे वाले को कर दिया, गैंगस्टर अपनी मर्जी चलाएगा, उसको सेल में बंद करके रखेगा, खुलेगा नहीं, पिटाई लगाएगा जब तक कि उसको पैसा नहीं मिल जाता। तो ये चीज़ सबसे गंदी चीज़ होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने जब 1988 में दिल्ली जेल मैनुअल आया, उससे पहले पंजाब जेल मैनुअल अप्लाई होता था हमारे उसमें। जब दिल्ली जेल मैनुअल आया तो दिल्ली जेल मैनुअल में हमने नंबरदारी का सिस्टम जो था इसको एबॉलिश कर दिया। क्योंकि जब आपने किसी को पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दे दिया, फिर वो कोई ऑफेंस भी करता है उसको आप बिल्कुल एक स्टाफ वाला मानते थे। अगर वो कोई ऑफेंस भी करता था, किसी दूसरे प्रिजनर के ऊपर जाति भी करता था, तो आप कहते थे यार ये तो स्टाफ वाला बंदा है, तो इसको क्या पनिशमेंट देनी।
और जेल मैनुअल में भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी हुई थी नंबरदार के लिए ये दी हुई थी कि आप उसकी नंबरदारी तोड़ सकते हो। बस तो इसीलिए वो बहुत जाती करते थे। और अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी जेलों में अभी भी नंबरदारी सिस्टम को नहीं तोड़ा है। हाँ, बहुत है सर। अभी मतलब हमने तिहाड़ में इस नंबरदारी सिस्टम को तोड़ दिया, तो उससे काफ़ी जो मतलब जो इतने जो अत्याचार होते थे, ऑर्गेनाइज्ड वे में अत्याचार होते थे, उसको हम ख़त्म कर सके, इस सिस्टम को नंबरदारी सिस्टम को ख़त्म करके। तो बहुत सारे लोगों को नंबरदार समझ में नहीं आ रहा, वैसे येलो कलर के कपड़ों में बहुतों ने देखा होगा, पीले कलर के कपड़ों में, तो वही समझ लो नंबरदार है। डिफरेंट थोड़ा सा येलो कलर के कुर्ता पैजामा टाइप दे दिया। सर पुलिस की पिटाई लोगों ने बहुत देखी है सर, बहुत सुना है। मैं उनको ये बोलूँगा, उन्होंने जेल की पिटाई देख ली तो पुलिस की पिटाई भूल जाएंगे एक बारी तो सर। बिल्कुल। बहुत लोगों को नहीं पता कि लोग कहते हैं यार पुलिस इतना मारती है, पुलिस इतना मारती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस आदमी ने जेल की पिटाई एक बार देख ली, उसको पलटना पुलिस को, भाई पुलिस सर मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो पुलिस ने पिटाई करी, किसने भी करी, आप कहीं ना कहीं कंप्लेन तो कर ही सकते हो ना। एक पुलिस ने आपको ज़्यादा मार दिया, आप क्या करोगे? हाई अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हो। आपको सब इंस्पेक्टर ने मारा, इंस्पेक्टर को बोलोगे, डीएसपी को बोलोगे, एसएसपी को बोलोगे, डीआईजी को। लेकिन जेल में कंप्लेन करेगा कहाँ सर? क्योंकि अब वो महीने भर में तो उसके घर वाले आ रहे हैं, महीने भर में तो ठीक हो जाएगा वो, तो महीने भर में तब तक मैनेज हो ही जाएगा। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जिनको उठा के लाना पड़ता है सर, वो 4 दिन तक तो चल नहीं पाते। फिर इस सिचुएशन में सर, ये मैंने खुद में देखा है। इसीलिए जो है ना राइट्स ऑफ प्रिजनर जो है बड़े सैक्रोसेंट है। जो राइट्स ऑफ प्रिजनर, मैंने जो किताब भी लिखी है एक राइट्स ऑफ प्रिजनर के ऊपर, देखिए जेल में क्या है कि करीब करीब अगर मैं तिहाड़ की बात करूं, करीब करीब 82% प्रिजनर जो है कोर्ट कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी जिसमें कहते हैं। अगर किसी को भी आपने पिटाई लगाई, वो ये नहीं कि सुप्रीम जेल को कंप्लेंट करेगा या वो सीधा कोर्ट में करेगा, क्योंकि कोर्ट या जज साहब जो विजिट करते हैं जेल में, उनके ऊपर सबको विश्वास होता है। और इसीलिए जो काफ़ी सेफ गार्ड दी हुई हैं जेल में, उन्होंने काफ़ी सेफ गार्ड हैं कि अगर कोई भी किसी की पिटाई होती है तो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। जैसे गिरीवांस रिड्रेसल कमेटी बनी हुई है तिहाड़ में, उसके ऊपर बड़ी जल्दी एक्शन होता है। और क्या होता है, देखिए क्या तिहाड़ में अगर कोई चीज़ होती है ना, मैं और जेलों के बारे में तो कह सकता हूँ कि वहाँ इतना ज़्यादा होता होगा, तिहाड़ में जो है अगर आपने किया, आपने कोर्ट में लगा दिए, भाई साहब अगले दिन अखबारों में इतना बड़ा बड़ा छप जाता है कि फलां प्रिजनर को जो है इसी स्टाफ वाले ने मारा। और आप रोज़ अखबारों में पढ़ते रहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 आदमियों को सस्पेंड कर दो, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि 5 आदमियों को सस्पेंड कर दो। अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा था सीबीआई ने कोई इंक्वायरी की थी, उसमें 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली जेलों में अगर कुछ होता है तो वो अनपनिश्ड नहीं जाता। बाहर की जेलों में अगर होता है तो मेरे हिसाब से वो तो बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है कि नंबरदारी सिस्टम। वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी की पिटाई लगानी होगी तो अफसर क्यों लगाएगा, वो नंबरदार को कह देगा तू कर दे, पिटाई लगा दे, एक्सटॉर्ट भी कर ले इससे। तो नंबरदार बिल्कुल सेफ बेट होते हैं। अगर वो कहेगा कोर्ट में जाएगा कि मेरे को फलां नंबरदार ने मारा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जेलर आ जाएगा, नहीं जी नहीं, इसने नहीं मारा, मैंने इंक्वायरी की थी, इसने नहीं मारा। पर दिल्ली की जेलों में ना अगर कोई चीज़ होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। दिल्ली की जेलों में अगर ऐसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होता, पर दिल्ली की जेलों में होता है तो मैंने देखा है कि बहुत केसों में पकड़े भी जाते हैं। सर जैसे तिहाड़ की मैं बात करूँ, सर 7 तालों के अंदर स्टार्टिंग से लेकर पूरे HHMD एक्सरे मशीन, फिर भी कैसे नशा अंदर तक जाता है सर? देखो अंदर तो नशा बन ही नहीं रहा होगा सर, डेफिनेटली अगर सिगरेट भी आ रही है, खैनी भी आ रही है, चरस भी आ रही है, तो आ तो बाहर से ही रही है ना सर। पूरे एक्यूपमेंट लगे हुए हैं, अगर चाहें तो एक सुई भी नहीं जा सकती सर एक्सरे मशीन से। आदमी को भी पूरा हर तरीके से चेक करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं, फिर भी लाखों का सर। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं खैनी की पैकेट बोलूं तो शायद बाहर एक 15-20 रुपए की खैनी की पैकेट आती है, शायद 1000 रुपए की भी अंदर बिकती है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल सर? यहाँ 100, जब एक छोटा सा कोई आदमी रात को पूरी रात भर नहीं सोया, वो खबर भी सुपरिटेंडेंट को जाती है कि सर एक ये आदमी 2 दिन से रात को नहीं सो रहा, चाहे वो किसी भी वजह से ना सो रहा, उसको घर की टेंशन हो, लेकिन सुपरिटेंडेंट सर तक एक मैसेज चला जाएगा वो आदमी 2 दिन से नहीं सो रहा, तो यार क्यों नहीं? तो इतना बड़ा लाखों का कारोबार चल रहा है सर। ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि ये बात ऊपर तक ना जाती हो सर। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया ना 30% तो बिल्कुल ईमानदार है, 30% हाईली करप्ट है। जो चीज़ें जेल के अंदर जाती हैं कई बार तो जो है उससे कनाइवेंस के साथ जाती हैं, जो करप्ट स्टाफ हमारा होता है उनके साथ मिला हुआ होता है। मैं उसको मना नहीं कर रहा,
और बहुत एक्शन भी हम लेते हैं जब हमें पता लगता है कि ये साथ मिला हुआ था या इसकी नेग्लिजेंस से या इसकी कनाइवेंस से सामान अंदर गया है, तो एक्शन भी होता है। पर क्या होता है कि जेल स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से होता ये है कि प्रिजनर हमारे से आगे निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो हम प्रिजनर से आगे रहेंगे, अगर ट्रेनिंग नहीं होगी जेल स्टाफ की तो वो उससे पीछे होंगे। तिहाड़ की जो सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ अच्छी ट्रेनिंग नहीं देते। अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं देते कि यहाँ जितना भी सुपरवाइजरी स्टाफ है वो सारा डेपुटेशन पे आता है। वो डेपुटेशन पे आता है तो वो तो ट्रेनिंग लेंगे नहीं। जब डेपुटेशन पे जो स्टाफ आया है उनको ही कानून कायदे कानून के बारे में नहीं पता तो क्या इन्फोर्स करेंगे। आपने कभी ऐसा देखे कि पुलिस ऑफिसर्स के पुलिस की कमी हो गई है तो उन्होंने बाबुओं को अपने यहाँ बुला लिया हो कि आप सुपरवाइज करो? ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा एक कैडर होती है, कैडर की अपनी आन बान शान एक होती है, जो वर्दी होती है आन बान शान होती है। पर यहाँ पे ट्रेनिंग की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा जितनी सुपरवाइजरी पोस्टें यहाँ पे सारी डेपुटेशन पे है। उससे क्या होता है कि जो फोर्स वाला एक डिसिप्लिन होना चाहिए उस स्टाफ में नहीं है। उसी से फिर कनाइवेंस होती है, सामान अंदर जा रहा है, पैसे के लालच में कनाइवेंस होती है या नेग्लिजेंस होती है। अगर बहुत बड़ा दादा आदमी है जो जेल के अंदर जो है वो है जिसकी तूती बाल बाल बोलती है तो हमारा स्टाफ भी कहता है यार इसने को हमेशा तो जेल में रहना नहीं, बाहर निकलना है तो क्यों ना मैं इसका एक इसका साथी बन के हेल्प करूँ इसकी, ताकि बाहर जाऊँ तो मेरी भी वाह वाह हो। तो इस वजह से होता है। पर देखें जो प्रिजनर हैं वो कई चीज़ों में आगे निकल गए हैं। अब क्या है कि जैसे जेल में बहुत सारी चीज़ें जो है आउटसाइड उससे थ्रो होके अंदर आती है। अब हालांकि इन्होंने सब कुछ लगाया, जाल वगैरह लगाया हुआ है ताकि अंदर थ्रो होके ना आए। देखिए कानून ये कहता है कि जो जेल है, जेल हमेशा म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर होगी। पर जेलें जब बनती हैं जेलों की वजह से वो लोकेलिटी इतनी बस जाती है कि वो बिल्कुल म्यूनिसिपल लिमिट के बीच में। जैसे अब तिहाड़ जेल का एग्जांपल है, तिहाड़ में 9 जेलें हैं। जिस टाइम पे तिहाड़ जेल बनी थी 1958 में, उस टाइम पे ये वाला इलाका जो है म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर आता था और दिल्ली कैंट के साथ था। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे, अंग्रेजों ने सोचा कि जेल को यहाँ बनाए, क्योंकि एक जेल को बनाने के लिए 15-20 साल लगते हैं। पूरी उसकी प्लानिंग वगैरह बहुत पहले से शुरू होती है, तब जाके एक जेल 10-12 साल में जाके एक उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है जो आगे फिर आगे इस्टेब्लिश होती है। तो उस टाइम पे जब ये बनाई थी तो ये म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर थी। और अब आप देखो सब तरफ कितनी कंजेस्टेड हो गई लोकेलिटी। इधर जनकपुरी बन गई, इधर से आपका उत्तम नगर, सारा सब तरह हरी नगर, दिल्ली कैंट, जेल बिल्कुल बीच में आ गई है। आपके स्टाफ के क्वार्टर भी बीच में ही बने हुए हैं। तो अगर कोई भी चीज़ बाहर से थ्रो करता है वो सीधी अंदर आती है। सबसे बड़ी चीज़ तो है थ्रो करने से सामान अंदर आता है। एक कनाइवेंस मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरा क्या है कि प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के लाते हैं। बिल्कुल। खासकर जो नाइजीरियन है, बिल्कुल। नाइजीरियंस की संख्या इतनी ज़्यादा है दिल्ली की जेलों में। मेरे ख्याल जब मैंने तिहाड़ जेल को छोड़ा था 2016 में, उस टाइम पे कोई 150 से ज़्यादा नाइजीरियन थे। आप नाइजीरियंस का बिल्टअप देखेंगे इतना बड़ा होता है, मतलब हिंदुस्तानी तो उसके आगे छोटा सा लगता है, बोना लगता है, और वो इतना होता है। ये क्या है, प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के लाते हैं। आप इनका जितना भी आप इनकी सख्ती, जितनी ज़्यादा सख्ती करो, पर फिर भी जो है ये चीज़ें छुपा के ले आते हैं। और आप इतना बारीकी से, मतलब इनके प्राइवेट पार्ट्स को अगर आप जांच करते फिर ये ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट कर देते हैं, वहाँ से नोटिस आ जाते हैं। हमने एक बार जबकि क्योंकि हमें ना प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल रही थी, तो हमने वहाँ पे CCTV लगा दिया ताकि कल को जो है ये ना कहे कि मेरे उससे पार्ट से नहीं लगा, तो कोर्ट का आदेश आया नहीं, या डिग्रेडिंग आप उसके साथ वो कर रहे हैं, आप यहाँ से CCTV हटा दो। CCTV हटाना पड़ा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप पकड़ोगे, वो तो कोर्ट कचहरी का खिला खाला है, जो भी कैदी आया खासकर हैबिचुअल है, वो आपके खिलाफ पिटीशन लगाएगा ही लगाएगा। और जेल वालों के पास अगर आपके रिकॉर्ड वीक होंगे तो आप हारोगे। तो इसीलिए उससे भी बहुत जाता है सामान।
डर से भी सामान अंदर जाता है, कनाइमेंट से भी जाता है, प्राइवेट पार्ट से भी आता है, थ्रो से भी आता है, बहुत सारे तरीके हैं। देखें क्या है, अगर आपने पकड़ लिया तो आप सिकंदर हैं, अगर वो ले गया तो वो राजा। सर जैसे आपने बोला थ्रो करके भी आता है चीज़ें, हाँ मैंने भी देखा है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जेल का अंदर का कोई ना कोई, क्योंकि सर घड़ी तो अलाउ है ही नहीं जेल के अंदर, घड़ी तो नहीं है, उसको तो ये नहीं पता कि एक्यूरेट उसको कितने बजे फेंकना है। अगर उसने बोला यार मैं शाम को 5 बजे फेंकूंगा जेल गेट बंद होने से पहले, तो कोई ना कोई तो बता रहा होगा कि सर इतना टाइम हो रखा है, कोई जेल स्टाफ ही, क्योंकि हमारे को तो पता ही नहीं है ना जेल में टाइम क्या हो रहा है। शायद जेल के अंदर घड़ी तो आम नॉर्मल तो मुझे नहीं लग रहा है कि जेल में अलाउ है घड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें, जेल में घड़ी तो अलाउ की जा सकती है, जेलर के ऊपर है, हाँ बिल्कुल। वो अलाउ कर सकता है। हम्म, कई लोग होते हैं जो जिनको परमिशन टाइम पे दवाई लेनी होती बिल्कुल, है, उनको घड़ी चाहिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको घड़ी चाहिए, चाहिए। वो अलाउ करते हैं। पर क्या होता है कि आप बिल्कुल, आपका सोचना सही है कि जैसे बाहर से सामान भेजा, फेंका उसने, हम्म, उसको ये तो पता होता है कि मैं जिस जगह सामान फेंक रहा फेंक हूँ रहा हूँ बिल्कुल। वहाँ पे ये वाला स्टाफ ड्यूटी पे होगा, और उस स्टाफ की भी मिली भगत उसमें कुछ होती है, वो जाके फिर उठा के उसको देता है जाके चीज़। कंसर्न उसके पास पहुँचा देता है। और सर आपको देख लो, आपने सुधार गृह में बहुत काम किया कि जेल जेल में मतलब भाई जेल सजा नहीं है, सुधार गृह। तो सर मैं ये कहूँ कि यार सर जेल क्राइम का कॉलेज भी है सर। आज के टाइम में एक लड़का पहली बार जाता है, वो बहुत डरता है जेल जेल में, जब वो बाहर आके आता है कॉलर खड़े करता है, वो भेज देना दोबारा जेल। मतलब मैं एनालाइज बताऊं सर कि एक लड़का है, आज उसने मोहल्ले में किसी का सर फोड़ दिया, तो उसकी तो हालत खराब होगी, जेल कैसा होगा, जेल कैसा होगा, ऐसा बैठा रहेगा वो। जब जाएगा, जब वो आएगा तो अगली बार बोला बोला अभी लगा, आप 307 लगा दे भाई तू, तो उसके अंदर डर ही खत्म सर। डर ही खत्म। तो मैं ये बोलूँ ये तो क्राइम का कॉलेज हो गया सर, कि जहाँ मतलब तुम्हें अगली बार बोलना चाहिए भाई मुझे जेल मत डालो, तुम कह रहे हो भाई 307 लगा, या तूने 307 लगाया था 302 लगा, तो एक आदमी की वो चीज़, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का सर। देखिए क्या होता है कि ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है। हम भी जब छोटे होते थे तो हमारे साथ ये गोगा गोगा करके एक प्रिजनर था, हमारा पड़ोसी था, वो जेल में रह के आया था मर्डर के केस में। जब वो गोगा निकलता था गली से, सब लोग अपने अपने घरों में, मैं भी अपने अपने घरों में हम छुप जाते थे कि कहीं ये ना हमारे से बात कर ले, क्योंकि अगर हम बात कर लेते उससे तो हमारे घर वाले बड़ा नाराज होते थे कि आपने उससे क्यों बात की है। तो हम, और फिर अगर वो गालियाँ भी निकालता था बाहर खड़ा होकर किसी को भी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसका सामना कर सके। तो क्या है कि जेल में अगर आपके सुधार कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं तब तो आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो है, आपका लॉ एंड ऑर्डर भी जो है आपका कंट्रोल में होगा। अगर जेल में सुधार कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहे, जेल में बंदे जाके, जैसे आपने कहा है कि एक कॉलेज है क्राइम का, क्रिमिनल बनने का, तो उसमें जाके उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक फ़र्क पड़ता है। देखिए क्या है, इसमें एक हमारी सोसाइटी का भी दोष है। हमारी सोसाइटी जो है इनके लिए पॉजिटिव रुख नहीं रखती। कोई बंदा जेल में रह के आया तो वो, अगर वो कुछ गलत बात बाहर करता है, अगर सोसाइटी उसका मुकाबला करे तो शायद वो बाहर जाके गलत वो नहीं करेगा। हम लोग डरना शुरू कर देते हैं, उससे वो जो है और ज़्यादा चौड़ा होता है। तो और दूसरी बात देखिए, इसका एक और आईना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोसाइटी आगे सुधार के कार्यक्रमों में साथ नहीं देती। हमने इसलिए कम्युनिटी को जोड़ा हुआ है सुधार के कार्यक्रम में, पर फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितना हमें साथ मिलना चाहिए था सोसाइटी का, उतना साथ नहीं मिलता। क्या होता है कि एक आदमी, सपोज एक आदमी बीटेक है, उसने इंजीनियर है, पहले कहीं नौकरी करता था, जब जेल में आया तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। क्यों निकाल दोगे यार नौकरी से? हमारे सरकारी लाभ भी ऐसे ही हैं कि आप 48 घंटे अगर जेल में रहेंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। अगर आप सरकार का सुधारवादी रुख है और कोई नॉन हीनियस ऑफेंस में है तो आप क्यों उसको सस्पेंड करते हो, क्यों उसको नौकरी से निकालते हो? इसी से बात फिर आगे बढ़ती है। अगर कोई इंजीनियर है, जैसी छूटा है, तो वो कहीं नौकरी मांगने जाएगा, एक तो पहले जहाँ नौकरी कर रहा तो वो उसको रखेगा ही नहीं, और नौकरी मांगने भी जाएगा अगर कोई जेलर के कहने से या किसी पुलिस वाले के कहने से उसको नौकरी दे भी देगा, तो जहाँ वो उसके जैसे दूसरे लोगों को अगर 50,000 रुपये तनख्वाह दे रहा होगा, उसको 25,000 देगा। पहले तो नौकरी पे रखेगा ही नहीं, जेलर ने कहा या पुलिस वाले ने कहा तो उसको रखेगा, 25,000 तनख्वाह देगा। तो डिस्क्रिमिनेशन
यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जो बंदा छूट के आया बाहर, वो कहता है जब मुझे समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब मैं समाज को बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। फिर उसकी जो पूरी एनर्जी जो पॉजिटिव काम में लगनी चाहिए, अगर जेल में हमने पूरा उसको मेडिटेशन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, जो चीज़ उसको वो जो सोच के आया था कि नहीं वो काम करेगा, काम धंधा करके अपना फैमिली का खर्चा वगैरह चलाएगा, तो उसको फिर ये लगता है कि यार जब मेरे को समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो अगर समाज मेरे को दूसरे वे में एक्सेप्ट करना चाहता है तो मैं दूसरा रूप इनको दिखाऊंगा। उससे फिर वो और तकड़ा, जो आप बात कर रहे हैं, फिर और वो तकड़ा बदमाश बन के निकलता है। उसको ये पता होता है कि जेल में पहले 6 महीने रह के आया हूँ, क्या कर लेंगे जेल वाले, जेल में मुझे मार तो सकते नहीं, मारेंगे तो मैं एकदम कंप्लेंट लगा दूंगा इनके खिलाफ कोर्ट वगैरह में, खाना वगैरह अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है। फिर वो उसका जब नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, तो आप लगा लो कि वो फिर अपना एक नेगेटिव रूप लेके ही बड़ा क्रिमिनल होके बाहर निकलता है। इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि हम लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप देखें विदेशों में जाएंगे, विदेशों में एक सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि प्रिजनर्स के रिफॉर्म प्रोग्राम में साथ देती है, उनको नौकरी देती है। अब मैंने सिंगापुर में विजिट किया था, सिंगापुर में एक येलो रिबन सोसाइटी बनी हुई है। उसमें जो भी प्रिजनर्स निकलते हैं उनको जो है वो काम धंधा देते हैं निकलने के बाद। हमने अपने जेल में, यहाँ पे तिहाड़ में, हमने कैंपस प्लेसमेंट शुरू की थी। कैंपस प्लेसमेंट में हमने ये करना शुरू किया था कि कोई आदमी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, या कुछ अगर वो नौकरी करना चाहते हैं, ड्राइवर है, अगर वो नौकरी करना चाहता है तो हम उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट करते थे, और जो हमारे कंटेक्ट है हम उनको कहते थे कि आप इनको अगर नौकरी दे सकते हो तो दो। तो बहुत लोग हमारे आते थे आगे जो कि नौकरी देने के लिए तैयार होते थे। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ताकि जो है क्रिमिनल एक सुधर के एक मुख्य धारा में जुड़े। पर इसमें सोसाइटी की भी गलती है, जेल की भी है कि जेल में जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम जिस तरीके से चलाने चाहिए, जिस स्पीड से चलाने चाहिए, उस स्पीड से नहीं चलते और पब्लिक आगे एक्सेप्ट नहीं करती, तो असली क्रिमिनल तब बनता है। सर, आपने 14 फांसियाँ देखी अपने कैरियर में, रंगा बिल्ला से लेकर अफजल गुरु तक। सर, एक अफजल गुरु का अगर मैं बोलूँ एक टेररिस्ट, या रंगा बिल्ला को बोलूँ एक क्रिमिनल, एक बच्ची के साथ रेप करके उसको मार दिया, कि दोनों की सोच में आपको कुछ डिफरेंट लगा सर? कि एक आतंकवादी की सोच ऐसी है, एक गैंगस्टर की, एक क्रिमिनल की सोच अलग होती है, दोनों की सोच में क्या फ़र्क होता है सर? देखिए, मैंने 8 फांसियाँ अपने सामने देखी थी। मैंने 81 से 2016 35 साल नौकरी की है, तो 8 फांसी मैंने देखी थी। देखिए, जो आतंकवादी सोच होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है एक आम क्रिमिनल से। जैसे अब कंपैरिजन आप कर रहे थे रंगा बिल्ला से, आतंकवादी सोच होगी तो वो उसको वो फांसी पे जा भी रहा है, उसको पता है कि जिस आतंकी संगठन से वो जुड़ा हुआ है। अब इसमें भी देखो सोसाइटी का कितना बड़ा पार्ट होता है। आपको फांसी भी लटकाया जा रहा है, पर आपको अगर आपकी फैमिली का, आपके गांव का, आपके उनका सपोर्ट है, तो आतंकी सोच वाले बंदे को, उसका बेटा भी अगर आतंकी है, तो आप देखना पब्लिक पूरी उसको जो है वो सपोर्ट करती है, हीरो की तरह प्रेजेंट करती है। हीरो की तरह। बिल्कुल, मैंने हीरो की तरह। और दूसरे कई आतंकियों का तो ये होता है कि रिलीजियस उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पेंशन शुरू कर देते हैं उनके। बुरहान वाली केस में देखो, हाँ, जब उसका नहीं उसमें भी आप रिलीजियस उसमें देखेंगे तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको शहीद का दर्जा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक आदमी क्राइम कर रहा है उसको आप शहीद का दर्जा दे रहे हो। शहीद का दर्जा दे देंगे, उनके घर वालों को पेंशन देनी शुरू कर देंगे। तो इस तरह के जो आतंकी होते हैं वो तो उनको तो अनरिपेंटेंट होते हैं। उनको जब उनको पता है कि आगे जाके हमारी बल्ले बल्ले होनी है, हम जा रहे हैं तो हमारी फैमिली की बल्ले बल्ले हो जाएगी, दे आर अनरिपेंटेंट। जो दूसरे तरह के हैं जो क्रिमिनल है, रंगा बिल्ला का जैसे आपने नाम लिया, या मैं करतार उजागर का नाम उसमें और ऐड कर दूं, या और भी नाम ऐड कर सकता हूँ। उनके केस में क्या होता है, क्योंकि उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं होती, वो अल्टीमेटली जैसे बड़े रोते हुए जाते हैं कि हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारे बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे, सर आप देख लेना, उनको यहाँ से पैसे दिलवा देना, वहाँ से पैसे दिलवा देना, सरकार की कोई मदद होती है वो करवा देना। तो ये फ़र्क होता है।
वो रिपेंटेंट होते हैं। हम्म, जो आम क्रिमिनल होता है वो रिपेंटेंट होता है कि उसने किया, गलत किया, वो कहते हैं हमने गलत किया। पर जो आतंकी होगा वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने गलत किया है। क्यों वो नहीं कहेगा गलत किया है? क्योंकि या तो कहेगा मैंने किया ही नहीं, या ये नहीं कहेगा मैंने गलत किया है, क्योंकि उसको जो पब्लिक सपोर्ट बाहर से मिल रही है, वो चाहेगा कि वो सपोर्ट उसको मिलती रहे। उसको फांसी पे तो उन्होंने लटकाना ही है, तो क्यों ना एक अपने आप को शहीद का एक दर्जा दे के आप बाहर वहाँ से पेंशन भी लो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनसे और सपोर्ट भी लो, नौकरी भी लगवाओ अपने बच्चे को। तो इसलिए आतंकी जो होते हैं, आतंकी सोच एग्रेसिव होती है। दे आर नॉट रिपेंटेंट। जो दूसरे होते हैं गरीब आदमी, वो रिपेंटेंट होते हैं। मतलब अफजल गुरु को फांसी में लगते समय जब भी आपने देखा सर, उसको लगा कि यार नहीं मुझे पछतावा है? आदमी के चेहरे पर नज़र आता है कि यार नहीं मुझे पछतावा है जो मैंने किया है। क्या कभी फेस में लास्ट उस पल पर ऐसा लगा कि उसके फेस को देखते हुए किसी इंसान को पछतावा है या नहीं है? नहीं, अफजल गुरु का मैंने अपनी किताब अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें मैंने लिखी है वाली बात। अफजल गुरु कह रहा है कि उसको ट्रैप किया गया। हालांकि मैं उस बात को हाँ सब्सक्राइब बिल्कुल, नहीं बोलता है करता। ट्रैप किया। हाँ, उसने कहा कि मुझे ट्रैप किया गया। उसने एक पुलिस पुलिस ऑफिसर ऑफिसर, था, बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाम भी लिया कि बिल्कुल। उसने मुझे ट्रैप ट्रैप करवाया। करवाया। बाद में एक देखें अजीब सी बात है और वो कि आदमी दूसरे केस में भी फंसा। हाँ, वो बिल्कुल दूसरे केस में सेम फंसा और ऑफिसर, जेल में रहा वो। बिल्कुल सेम ऑफिसर। तो हाँ, एक तो इसने मुझे मिलिटेंट कहा, जो उसने मुझे बताया कि कहने का कि मेरे को ट्रैप करके सारी चीज हुई। और दूसरा उसने बताया कि अगर वो आतंकी होता तो अपने बच्चे को वो एमबीबीएस ना करवाता। उसका बच्चा जो है हाँ, MBBS गालिब, गालिब, वो बिल्कुल, एमबीबीएस कर रहा था। तो कहता है मेरा बिल्कुल मैं खाली इस देश से जो है, जो उसके वर्ड है मैं वो हाँ बता नहीं रहा नहीं हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहते हैं मैं इस देश से एक बेईमानी को हटाना चाहता था, इसलिए मैं एक एनजीओ PUCL है उसका मैं बड़ा एक्टिव मेंबर था। कहते मैं चाहता था इस देश से करप्शन हटे, और उसी का नतीजा मैं ये भुगत रहा हूँ जो उसने बताया। जो उसके तो वर्ड्स ये हैं। वाली बात मैंने, क्योंकि मैं जब किताब लिख रहा था बिल्कुल। मैं चाहता था जो जिसने बोला उसके साथ भी जस्टिस करूँ, तो मैंने यही वाली बात उसमें लिखी थी। पर जनरली जो मैंने आपको बताया, आतंकी जो होते हैं वो अपने आप को शहीद समझते हैं, और उनकी फैमिली को बहुत फायदे होते हैं, पैसे मिलते हैं, कई कंट्री से पैसे आते हैं, बिल्कुल कि उनके बच्चों को नौकरी मिलती है, सब कुछ होता है। सर। आज इतने बड़े गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं दिल्ली, तो आज के टाइम में NCR मतलब बड़े बड़े गैंग सर। मैं क्या बोलूँ, सारे नाम मैं जानता हूँ सारे के सारे। ये भी छोड़ो सर, मैं एक इत्तेफाक आपको, बागपत का एक केस सर, कि एक गैंगस्टर तो जेल के अंदर ही दूसरे गैंगस्टर को शूट आउट कर देता है सर, है ना? आपने इतना बड़ा केस सुना होगा कि ये कैसे पॉसिबल कि सर एक गैंगस्टर को पिस्टल दी जाती है और वो जेल के अंदर एक बड़े गैंगस्टर को शूट आउट कर देता है सर। वो भी मतलब चलो मैं मान लेता हूँ चाकू छुरी बना दिया उसने, मतलब चम्मच चम्मच को काट के प्लेट से, लेकिन शूट आउट कर रहा है पिस्टल से सर। देखिए इसमें क्या है कि कनाइवेंस तो सामने नहीं आई थी। मैं केस समझ रहा हूँ, मुन्ना बजरंगी वाला केस सर, बिल्कुल सुनील राठी उसमें का। हाँ, कनाइवेंस तो सामने नहीं आई थी। जरूर इसमें होनी चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी जेल के अंदर जा रहा है बिल्कुल उसकी सर्च होती है। जैसे हमने तिहाड़ में एक स्पेशल एक पुलिस फोर्स है, तमिलनाडु पुलिस फोर्स है, जिनको लगाया हुआ है कि वो सर्च करती है। जो भी अंदर बाहर जाता है उसकी सर्च होती है। कोर्ट से जब आते हैं तब सर्च होती है, अच्छे तरीके से सर्च होती है। एक्सरे स्कैनर्स लगे हुए हैं, CCTV है, सब कुछ है। तो कोई पिस्टल अंदर लेके जा रहा है ना, तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि कैसे पिस्टल लेके अंदर चला गया और जाके वो एक दूसरे नॉन अपोजिट गैंग वाले को जो है मार रहा है। इसीलिए देखें तिहाड़ में जो है, मैंने आपको बताया सबसे पहले तिहाड़ का क्या, हर एक जेल में सबसे पहली एक्सरसाइज ये होती है कि आपने हैबिचुअल्स को, जो कैजुअल प्रिजनर है, उनसे आपने अलग रखना है। क्योंकि जहाँ आपने उनकी जो आपस में मिक्सिंग होने दी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खुरापात होनी है। तो अगर आपने एक आदमी अंदर जा रहा है, उसकी आपने सर्च नहीं की, वो अंदर रिवॉल्वर लेके, पिस्टल लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। क्योंकि ये तो आपका धर्म था, सेफ सिक्योरिटी, मतलब सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर, ये आपका धर्म था। आपका जेल मैनेजमेंट का सबसे पहला वो था, आपकी ड्यूटी थी। अगर वो ड्यूटी आप पूरी नहीं कर रहे तो आप एक अपने धर्म को जो है धक्का पहुंचा रहे हो।
तो ये इसमें कनाइवेंस है, ये तो मैं नहीं जानता कि उसमें आगे उनकी रिपोर्ट में क्या है। अगर कनाइवेंस है तो बहुत गंदी कनाइवेंस है, मतलब जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, हम जिसकी रोटी खा रहे हैं, हम जेल से तनख्वाह ले रहे हैं, उससे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, उसका सब उसको, और जो सबसे पहले आपकी ड्यूटी, आप उस ड्यूटी को ही तोड़ रहे हो, तो आप अपनी नमक हरामी कर रहे हो। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि इंसिडेंट तो देखा सर, इन गैंगस्टरों ने बाहर निकलना नहीं है, 30-30 40-40 केस चल रहे हैं सर, लेकिन फिर भी इतना बड़ा गैंग ऑपरेट कैसे हो रहा है सर? समझ गए, एनसीआर में जो भी गैंग चल रहे हैं सर, ये शायद 10-10 सालों से अंदर है, 15 और 20-20 50-50 केस चल रहे हैं इनके ऊपर, मर्डर्स के ही कम से कम 10-10 केस चल रहे होंगे, और लाइफ टाइम भी होंगे तो 10 लाइफ टाइम हो जाएंगी। फिर भी इतना होने के बाद, इतनी आज हमारे पास मतलब अच्छी गवर्नमेंट्स, अच्छे मतलब जेल में 30% तो ईमानदार लोग हैं ना सर। तो मैं एक कहावत बोलूँ, मुझे किसी ने बोला, मेरे सीनियर ने मुझे एक बार ही बोला कहीं, कि एक आदमी ईमानदार पूरे देश को हिला सकता है सर। मेरे को ये हमारे एक, अगर मुझे कोई ये बोले कि तुझे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो मुझे ईमानदार आदमी से डर लगता है सर, हाँ। सबसे ज़्यादा। अगर देश के प्रधानमंत्री को भी डर लगेगा ना सर, तो ईमानदार व्यक्ति से डर लगेगा, ईमानदारी से बड़ी कुछ नहीं है। फिर भी इतने बड़े गैंग ऑपरेट हो रहे हैं सर, बहुत मतलब। आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपको समझाता हूँ। 30% जो ईमानदार मैंने आपको बताया, बिल्कुल सच है ये। कोई किसी जगह मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस की स्टेटिस्टिक्स हैं उसके उसमें मैंने कहा, क्या होता है कि आप देखेंगे कि तिहाड़ की जो बदकिस्मती है वो ये है कि 82% जो यहाँ पे प्रिजनर हैं वो अंडर ट्रायल है, वो कोर्ट की कस्टडी में है। वो लोग कोर्ट में आते हैं, जाते हैं, पर उनका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने अंडर ट्रायल ज़्यादा होंगे, उतनी आपकी जेल की मैनेजमेंट वीक होगी, जितने कन्विक्ट ज़्यादा होंगे उतनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। जैसे कि अगर कैदी आपके ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल रहा है। अगर अंडर ट्रायल ज़्यादा है, इसका मतलब आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो वीक है। होता क्या है कि जब गैंगस्टर आया जेल में, मैंने आपको फिर वही पुरानी बात रिपीट कर रहा हूँ कि देखें क्या होता था, इसको और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। किसी टाइम पे हमारे जो ग्राम पंचायत होती थी, ये बड़ी विजिलेंट होती थी। किसी ग्राम पंचायत में अगर कोई क्राइम करता था, तो उस बंदे को ग्राम से निकाला दे देते थे, या वो कर देते थे, एडिक्ट इशू कर देते थे कि उससे कोई हुक्का पानी उससे बंद। या कई बार वो यहाँ तक हो जाता था कि इनकी फैमिली से कोई बात नहीं करेगा, या उनको कहते थे आप गांव छोड़ के चले जाओ। ये तो आपको पता होगा। उस टाइम पे मोरली हमारी पंचायतें स्ट्रांग होती थी। जो पंचायत होती थी वो मोरली इतने स्ट्रांग होती थी कि कोई हार्ड से हार्ड फैसला भी करना पड़े वो करती थी। पंच परमेश्वर उस टाइम का है, पंच परमेश्वर। अब क्या है कि मोरल डिग्रेडेशन इतना हो गया कि अगर आपकी जाति का बंदा जेल में जा रहा है, ये उसको शहीद बनाते हैं। आपकी जाति के बंदे ने दूसरी जाति वाले के 10 आदमियों को मार दिया, उसको उतना बड़ा, जो उनकी पंचायत है, उतना बड़ा शहीद बना देती है। मैंने कई केसों में देखा है, टेररिस्ट जेल के अंदर मरा तो पूरा का पूरा गांव जो है वो उसके उस पे दफनाने पे जा रहा है। कोई शहीद मर रहा है तो वो थोड़े से लोग हैं। तो ये सब जगह आज की डेट में हमारा मोरल डिग्रेडेशन इतना हो गया कि हम लोग क्रिमिनल को हीरो बना देते हैं। क्योंकि देखो, ग्राम पंचायत से एक डिसिप्लिन शुरू होता था। अगर ग्राम पंचायत ही किसी को हीरो बना देगी, कहते हैं हमारी जाति वाले ने क्राइम किया तो हमारी जाति ऊपर होगी क्योंकि उसने दूसरी जाति वालों को मारा है। इसका फिर क्या होता है, जब ये जेल में आते हैं, उस जाति के लोग जो होते हैं जेल में काम, वो भी उसमें जो है, मैंने आपको बताया, वो भी उसको सपोर्ट करना। बिल्कुल, मैंने जो कनाइवेंस वर्ड इस्तेमाल किया है, तो उसको अगर मोबाइल चाहिए होगा तो उसको मोबाइल अंदर दिलवा देंगे, छुप के मोबाइल वगैरह मिल गया। एक गैंगस्टर के पास अगर मोबाइल आ गया, वो पूरे शहर को हिला के, पूरे देश को हिला के रखते हैं। बस वही मैं इसलिए आपसे एक क्वेश्चन किया था कि पिस्टल या मोबाइल की, मोबाइल बिल्कुल वो पूरे शहर को हिला के रख देगा। किसी भी सेठ को चला गया फोन, हाँ भैया मैं फलां बोल रहा हूँ तिहाड़ से, इतने पैसे इसको दे देना, तुम्हारे पास बंदा आएगा, इसको इतने पैसे दे देना।
मजाल है वो ना दे, बिल्कुल 100% सर। वो देगा, वो कहेगा जब जेल में इसके मोबाइल पहुंच गया मोबाइल पहुंच तो देगा ही देगा उसको, जेल से फोन आ रहा है देगा ही देगा। बहुत बार तुमने ये देखा है जेल स्टाफ जो है इनके साथ मिल जाता था और जेल स्टाफ पैसे लेने के लिए चले जाते थे पकड़े गए उसमें कई उसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये चीज़ें आप आए दिनों अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये खाली इसलिए होता है कि जब आपका प्रोफेशनलिज्म नीचे होता है तब आप अनड्यू कनेवेंस करते हो प्रिजनर के साथ। जब प्रोफेशनलिज्म आपका नीचे होता है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तब आप लालच में आके, अब जैसे आपने खुद ही शुरू किया था, एक बीड़ी का बंडल जो है बाहर अगर 5 रुपए का मिलता है, जेल के अंदर 1000 रुपए का भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है जेल सुप्रीडेंट कैसा है। अगर जेल सुप्रीडेंट स्ट्रांग है तो वो 1000 का मिल सकता है। जेल सुप्रीडेंट ढीला है तो वो आपको 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए उसमें मिल जाएगा। और तिहाड़ की मैं बात करूं तो हमारा काफ़ी सारा स्टाफ जो है तंबाकू ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। तंबाकू पहले हमारा बिकता था, जेल में तंबाकू बिकता था। 1993 तक तंबाकू जेल में कैंटीन के थ्रू बिकता था और सबसे ज़्यादा बिकता था। तो जब 1993 में मैडम किरण बेदी आई जेल पे, ये कहती उधर से तो हम तंबाकू बेच रहे हैं, उसमें पैसे कमा रहे हैं, उधर से इनको जब कैंसर हो रहा है या इनको टीबी हो रही है, हम इनकी मेडिकल का खर्चा भी कर रहे हैं और मेडिकल का खर्चा इतना ज़्यादा है। तो उसने कहा मैं इतना मेडिकल का खर्चा क्यों करूं, तो फिर मैं ये चीज़ बेचूं ही क्यों। अच्छा, दूसरा कारण ये था कि उन्होंने तंबाकू बंद कर दिया कि मैडम किरण बेदी के टाइम पे तंबाकू बंद हुआ। दूसरा कारण किरण बेदी मैडम का इसको तंबाकू को बंद करने का था, वो ये था कि उन दिनों में दिल्ली में स्मैक वगैरह बहुत आ रही थी। स्मैक का नशा अभी भी बहुत है, हीरोइन बिल्कुल बिल्कुल तो उन दिनों में बहुत आ रही थी। आप किसी बंदे को मना करते हो ना कि ये चीज़ नहीं करनी है, वो ज़्यादा करेगा सर, वो ज़्यादा करेगा। हमने जैसे तंबाकू बंद किया तो जहाँ पहले स्मैक की स्मगलिंग हो रही थी जेल के अंदर, वो फिर उनका ध्यान जो है तंबाकू के ऊपर चला गया। आप मतलब लेसर एविल की तरफ जो है आप बढ़ गए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता दी कि स्मैक बंद हुई, स्मैक बंद हुई या स्मैक कम हुई और ये तंबाकू अंदर जाना शुरू हो गया। तो हमारा स्टाफ भी जो है, जब उनको पता है कि एक 5 रुपए की चीज़ है अंदर जेल में 1000 रुपए की, अंदर 1000 रुपए की बिकेगी, वो भी पूरी कोशिश करते हैं जुराबों में छुपा के ले जाएं या प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ले जाएं। ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह ये चीज़ें अंदर ले जाते हैं। तो जो बात हमने शुरू की थी मोबाइल से, मोबाइल अगर एक बार पहुंच गया उनके पास तो वो आप देखें कि आप उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट को हिला के रख देंगे। और इस तरीके से एक्सटॉर्शन के रैकेट चलते हैं। फिर क्या करते हैं, मोबाइल अगर आपके पास है, वो जेल के अंदर बैठे बैठे जो है वो एक रील बनाएंगे जिसमें कि दिखाया कि 4 जने 5 जने बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। वो जो अपना जो पानी होगा उसमें थोड़ी हल्दी मिला लेंगे, उसका कलर वो कर लेंगे, है ना। और खाना वो ऐसे दिखाएंगे जैसे कि नॉनवेज खा रहे हैं और उसकी एक रील बनाएंगे और वो किसी टीवी चैनल वाले को दे देंगे तो इसको चला दे। ये ज़्यादातर हैबिचुअल प्रिजनर करते हैं, हैबिचुअली होते हैं जो कि गैंगस्टर वगैरह जो मोबाइल वगैरह अंदर स्मगल करवा लेते हैं। एक बार आपकी ये वाली रील टीवी चैनल पे आ गई, जानबूझ के वो टीवी चैनल पे चलाते हैं। टीवी चैनल वाले को भी एक टीआरपी बढ़ानी है तो वो उसको चलाएगा। जैसे चलाएगा तो जो उसके खिलाफ विटनेस हैं वो एकदम डर जाएंगे। बिल्कुल सर। वो कहेंगे यार जब जेल के अंदर बैठ के शराब पी रहा है, उनको नहीं पता ये हल्दी वाला पानी है, या जेल के अंदर नॉनवेज खा रहा है, जेल के अंदर वो भंगड़ा वगैरह डाल रहे होते हैं, उसकी बना लेंगे। भंगड़ा हर कोई डाल सकता है, पर उनको क्योंकि बॉलीवुड ने एक गलत इंप्रेशन दिया है जेल के अंदर कैसी कंडीशन होती है, भंगड़ा हर कोई डाल सकता है, नाचते हैं सब ये करते रहते हैं, तो भंगड़ा डाल रहे हैं वो जो विटनेस होती है वो टेरराइज हो जाती है। वो कहती है जब जेल के अंदर, मैं जेल के अंदर ही तो पहुंचवा सकते थे इसको, जब जेल के अंदर ये मजे मार रहे हैं तो वो फिर क्या होता है कि उसके खिलाफ हॉस्टाइल हो जाएंगे। उसका नतीजा ये होता है कि जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं इनको बहुत कम केसों में सजा होती है। बिल्कुल सर। और बस एक आध सवाल, क्योंकि अनकट है सर, बिल्कुल बैटरी भी ख़त्म ही हो गई, हमारे में कोई कट नहीं है, लास्ट एक आध सवाल में ख़त्म। सर ये मेरा निजी मानना है, मैं एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ कि हम बोलते हैं हमें न्याय मिल गया सर, कि हमने अगले को फांसी में चढ़वा दिया, अगले को उम्र कैद, लेकिन फिर भी इस देश में हत्याएं बंद नहीं हुई, रेप बंद नहीं हुए, अत्याचार बंद नहीं हुए। तो
मैं मानता हूँ सर, वो मेरे को समाधान कब मिलेगा सर? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, जाते जाते एक बहुत अच्छी बात जो मेरा सोच रहा है वो मैं बताऊँगा आपको। देखिए, न्याय का होता है कि न्याय टाइम पे मिले। जहाँ न्याय टाइम पे नहीं मिल रहा, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। आपके 15-15 साल मर्डर के केस चल रहे। मैं अभी पार्लियामेंट में कोई जवाब दिया था मंत्री जी, उन्होंने बताया था कि करीब करीब 20 साल से जो केस चल रहे हैं, उनकी संख्या कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई 2,500-3 हज़ार के करीब ऐसी संख्या थी। 15 साल से 20 साल से केस चल रहे हैं। आपको अगर आपने जनता का विश्वास जो है एक न्याय व्यवस्था पे अगर आपने बनाना है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बता रहा। आपको टाइम बाउंड करो। हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ टाइम बाउंड होती है, बड़ी सक्सेसफुल रहती है। आप टाइम बाउंड करो, जैसे मर्डर का केस है, आप कहो कि 3 साल में मर्डर का केस ख़त्म हो जाएगा। अगर पुलिस किसी तरीके से वो अगर लेट हो रहा है, CFSL की रिपोर्ट नहीं है या दूसरी उसकी वजह से हो रहा है, पहले तो आप CFSL की लैब्स वगैरह और बनाओ। क्यों नहीं बनाते? जब आप और इतने चीज़ों पे इतना खर्चा कर रहे हो, तो क्यों नहीं एक क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर खर्चा करते? तो आपको 3 साल में, जैसे मैं जस्ट एक स्टिपुलेट कर रहा हूँ कि आप 3 साल में कर दो कि मर्डर का केस ख़त्म हो जाएगा। अगर 3 साल में ख़त्म नहीं होता, जज को, पुलिस को, प्रोसिक्यूटर को रीज़न देने होंगे क्यों नहीं ख़त्म हुआ। ऐसे ही हर एक ऑफेंस के साथ, रेप का केस है, आप 2 साल का रूल बना दो कि 2 साल में आपने ये केस ख़त्म करना है। अगर 2 साल में नहीं होता, जज को, प्रोसिक्यूटर को, पुलिस को रीज़न देने होंगे और इससे आगे बढ़े। आप उसमें ये कर दो कि अगर रीज़न जस्टिफाइबल नहीं है तो आप विक्टिम को भी और एक्यूज को भी कंपेंसेशन दोगे। जहां आपने कंपेंसेशन की बात की नहीं, आपकी फतेह। आप देखें, इन्होंने RTA एक्ट में जब शुरू किया था, उसमें यही वाली पेनल्टी का प्रोविजन किया था, और आपका RTA एक्ट भागता था। हमें डर लगा होता था कि अगर आपने 1 महीने में ठीक जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और आपकी तनख्वाह से पैसे कट सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आपको इसी में एक अरनेश कुमार की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा है कि 7 साल तक के जो जिनको ऑफेंस जिसने किए हैं 7 साल तक की कैद हो सकती है। उस केस में बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। और अगर आप बेल नहीं देते तो उन्होंने कहा कि आपको रीजन देने होंगे, और अगर रीजन अनजस्टिफाइड है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। इवन जजों के ऊपर कहा है कि डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। जहाँ पे आप ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें कि एक जवाबदेही होगी, टाइम बाउंड जवाबदेही होगी, तो जनता का, आम जनता का एक न्याय व्यवस्था के उस पर जो है विश्वास बनेगा। अब जनता का न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं है तो आप देखो ना, आपकी अगर विश्वास होता तो आपके अंडर ट्रायल, अगर मैं हिंदुस्तान की जेलों का बताऊं, 76% लोग जो है अंडर ट्रायल है हिंदुस्तान की जेलों में। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी उस टाइम पे 65% होते थे। अब 76% जो है अंडर ट्रायल हैं। ये आपकी 2022 की स्टेटिस्टिक्स है। और 24% कन्विक्ट हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो 82% जो है आपके अंडर ट्रायल है, 18% कन्विक्ट। तो आपको टाइम बाउंड व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम बाउंड व्यवस्था नहीं करोगे तो जैसे आपका घिसट रहा है अभी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे घिसटता रहेगा। और आप ना तो आपकी जनता को आपकी न्याय व्यवस्था पर विश्वास होगा, ना ही विदेशियों को और देशों में उनको आपकी न्याय व्यवस्था पर विश्वास होगा। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया। और हम तो चाह रहे थे कि बात करते जाऊं क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत है, लेकिन हमारी बैटरी ख़त्म होने वाली है जस्ट, क्योंकि अनकट है। तो सर के साथ जो भी पॉडकास्ट है ये बिल्कुल कट नहीं होगा, जैसा वैसा ही दिखाई देगा। और बहुत चीज़ें और जानने के लिए नेटफ्लिक्स में सीरीज़ है सर की ब्लैक वारंट, पूरी की पूरी देखो, बाकी सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। और लास्ट में सर, आपने 35 साल तक ऐसा अनुभव देखा है जिसके बारे में आम इंसान नहीं सोच सकता। आज का जो जनरेशन है जिसको शॉर्टकट चाहिए सर, रातों रात नाम भी कमाना है, पैसा भी और शोहरत भी, उनको एक चेतावनी या नसीहत आपकी तरफ से सर। देखिए, आप नसीहत ही कह लें कि बिल्कुल। मेरी एज ऐसी है नसीहत देने वाली, चेतावनी तो मैं अभी नहीं दूंगा। देखें, अगर आपकी किस्मत में पैसा लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अच्छा रहना सहना लिखा हुआ है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता।
जो भी भगवान ने दिया आप ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करते रहो। जितने आप ग्रेटिट्यूडस होंगे उतना आप देखो आपको कितनी तरक्की मिलती है। जितना अगर आप रोते रहोगे भगवान ने मेरे पड़ोसी को तो इतना दे दिया, मेरे को इतना कम क्यों दिया है, तो भगवान फिर कहेगा नहीं तू मेरी इस दया के लायक नहीं है। जितना आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे, शुक्रिया अदा भगवान ने सांस दी है, भगवान ने 2 पैर दिए, हाथ दिए हैं आपको, आपके उसके पास तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आपको आंखें दी हैं, अच्छी काम कर, हर एक बात में जितना आप शुक्राना करोगे कुदरत का, भगवान को कुदरत को जो भी है, जितना आप शुक्राना करोगे आपकी प्रोस्पेरिटी होगी। और दूसरों की उन्नति में अगर अपनी उन्नति से, मैं आपको जीवन के एक फंडामेंटल्स बता रहा हूँ कि तरक्की करने के क्या फंडामेंटल्स हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना कुछ एकम्प्लिश कर लूँगा जो मैंने इतना कुछ एकम्प्लिश किया है, हालांकि मैं इस लायक नहीं था, भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने 2 प्रिंसिपल अपने इस रखे थे। एक तो सच तो मैं बोलता ही था, हमारे आर्य समाजी परिवार था तो हमारे घर अगर कोई भी झूठ बोलता था तो मार पड़ती थी, तो एक तो वो तो था ही। उसके अलावा कभी भी मैंने, अगर साथ वाले की तरक्की हो रही है तो मैं उसकी तरक्की में खुश हुआ। जितना आप दूसरे की तरक्की में खुश होगे आपको वो चीज़ मिलेगी। और अब ग्रेटिट्यूडस तो आपने रहना ही रहना है। आपने भगवान को कहना, भगवान तूने मुझे जो कुछ भी दिया है तेरी बहुत कृपा है, तेरा बहुत शुक्राना। आप देखना आपकी कैसे तरक्की होती है। ये एक राज, गूढ़ राज मैं बता रहा हूँ कि आपको तरक्की करनी तो कैसे आप आराम से कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सर दोबारा। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, और जो भी हमारे यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, वो डेफिनेटली आपकी बातों में अमल करेगा सर। और मैं सबको बोलूँ कि आप बिल्कुल तिहाड़ की चीज़ देखना, लेकिन तिहाड़ के नज़दीक भी कभी जाने की ईश्वर से बोलना दूरी रखे सर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू आप आए, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।